हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिफरेंट ईएससी और गेट के पीवाईक्यू को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे थे। जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, आज हम जो भी क्वेश्चन करने चाह रहे हैं वो एसएससी जेई मेंस और जो एसजेवीएन फील्ड इंजीनियर है, दोनों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि हम आज क्विज फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली मैचिंग होंगे, न्यूमेरिकल और थोड़े बहुत स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैनाल ड्रॉप, कैनाल एस्केप, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर एंड कैनाल आउटलेट, तो इनको हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। तो अगर हम कैनाल ड्रॉप की बात करते हैं, तो अगर कैनाल ड्रॉप की बात करें तो बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, जब कैनाल जो है हमारा ऊपर से जब हमारा पानी गिर रहा होता है, जब जहाँ पर हमने वाटर को कलेक्ट करके रखा है वहां से जब हमारा पानी गिर रहा होता है, सो बेसिकली कैनाल ड्रॉप हमारा अक्रॉस द चैनल बनाया जाता है, चैनल के अक्रॉस बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि जब वाटर हमारे ऊपर से गिर रहा है तो उसमें एक बहुत अमाउंट की एनर्जी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो सरप्लस अमाउंट की एनर्जी उसको कम करने के लिए, डिसिपेट करने के लिए, वाटर को नीचे डिसिपेट करने के लिए, जब वो फॉलिंग वाटर है उसकी एनर्जी को कम करने के लिए हम ये बनाते हैं। नहीं तो हमारी वेड पे जो है वो स्काउरिंग देखने को मिलेगी, इनके वजह से क्या हो जाएगा, स्काउरिंग देखने को मिलेगी। तो स्काउरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इस वजह से कैनाल ड्रॉप के लिए हम बेड ग्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो ए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा 2। वहीं पे अगर हम कैनाल एस्केप की बात करें, तो नाम से समझ में आ रहा है एस्केप। तो कैनाल एस्केप बेसिकली क्या है कि जहाँ पर हमने वाटर को स्टोर करके रखा है, जहाँ पर भी हमने वाटर को स्टोर करके रखा है, जब वो अपनी फुल कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाता है, बियॉन्ड फुल कैपेसिटी, तो हमें वाटर को रिलीज करना पड़ेगा। तो जब वो अपनी फुल सप्लाई लेवल से बियॉन्ड हो जाता है तो हमें उसी को तो कंट्रोल करना, फुल सप्लाई लेवल को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उसको रीच करके ऊपर जाने लगता है तो हम वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो जब हम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज कर देते हैं तो इसी चीज की, इसी को जो बोला है वो हमारा कैनाल एस्केप है। वो किसको कंट्रोल कर रहा है? फुल सप्लाई लेवल को, कि जैसे ही ऊपर हुआ हमने वाटर को रिलीज कर दिया तो फुल कैनाल सप्लाई, कैनाल एस्केप विल कंट्रोल द फुल सप्लाई लेवल। तो बी का हो जाएगा हमारा 3। वहीं पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कैनाल क्रॉस रेगुलेटर। तो कैनाल क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या है? नाम से पता है कि क्रॉस रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है? ऑफ टेकिंग कैनाल और रेगुलेट कैनाल सप्लाई। तो जो हमारी कैनाल सप्लाई है उसके वाटर के डिस्चार्ज को रेगुलेट कर रहा है। जितना भी ऑफ टेकिंग में हमारा डिस्चार्ज आ रहा है उसको रेगुलेट करने का काम है हमारे कैनाल क्रॉस रेगुलेटर का। तो अगर बात करें तो ये किसको मैनेज करता है? तो ये कंट्रोल करता है हमारे फ्लो डेप्थ को, ये फ्लो डेप्थ को हमारा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सो सी का हो जाएगा हमारा 1 एंड द लास्ट वन इज कैनाल आउटलेट। तो आउटलेट, कैनाल आउटलेट का काम क्या है? कैनाल आउटलेट हमारा बेसिकली जब हमारा बिगर चैनल से स्मॉलर चैनल में हमारा वाटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो कैनाल आउटलेट बेसिकली हमारा एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे जो बिगर चैनल है उससे जो हमारा नीचे जो हमारे स्मॉलर चैनल है उसमें जो वाटर हमारा जा रहा है, जो डिस्चार्ज जा रहा है, उसको रेगुलेट करने का काम हमारा कैनाल आउटलेट का है। तो इट कंट्रोल्स द डिस्चार्ज। तो ये किसको, डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है। तो डी का आंसर हो जाएगा हमारा 4। सो ए 2 बी 3 सी 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिस्ट 1 में हमें इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक एंड अर्थ दे रखा है एंड द लिस्ट 2 इज हैविंग प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स में हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो एल्यूमिना का काम क्या है? एल्यूमिना अगर हमारे वाटर ब्रिक में प्रेजेंट है तो इसका ऑलमोस्ट हमारा 20 to 30% कंपोजिशन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लास्टिसिटी, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकनेस प्रोवाइड करता है। जो हमारी सॉइल है, जो हमारी पूरी जो कंपोजिशन है उसमें प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्लास्टिकनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये एक अपनी मात्रा से ज्यादा एक्सेस हो जाए तो इसके वजह से क्या देखने को मिलेगी? शेप लॉस देखने को मिलेगा, शेप में हमें लॉस देखने को मिलेगा। वहीं पे हम सिलिका की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा सिलिका का होता है, 50 से 60%, 50 to 60% हमारा सिलिका प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है? ये एक यूनिफॉर्म प्रेजेंट, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमें जो ब्रिक में जो शेप देनी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये अपने अमाउंट से ज्यादा एक्सेस हो गया तो ये क्या करता है? जो कोहेजन है, जो पार्टिकल के बीच में कोहेजन है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्रिटलनेस प्रोवाइड करता है ब्रिक में। तो ब्रिक में बेसिकली ब्रिटलनेस प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है? जो कोहेजन है हमारे पार्टिकल के बीच में, इसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सब हमारी इसकी दिक्कतें देखने को मिल रही है सिलिका में जब वो एक एक्सेस अमाउंट में हो जाता है प्रेजेंट। वहीं पे लाइम की बात करें तो लाइम बेसिकली हम सिलिका के संग फ्यूज करते हैं। ये उसको सेंड को जो जो सिलिका है हमारा उसको फ्यूज करने में हेल्प करता है, लाइम का काम है। लेकिन आपको पता है लाइम क्या है? एक तो हम इसमें पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, लंप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद लाइम मेल्ट करने लगता है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि ये वाटर को सोक कर लेता है।
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइम का क्या काम है, ये फ्यूज करता है, किसके संग फ्यूज करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फ्यूज करता है सिलिका के साथ। वहीं पे अगर इसकी एक्सेसनेस हो जाए तो ये मेल्ट करने लगता है, एक्सेस में ये मेल्टिंग हो जाती है, मेल्टिंग होने लगती है, इसकी ब्रिक हमारी मेल्ट करने लगेगी और ये फ्यूज होता है, फ्यूजेस विद सिलिका एंड ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर, बट जिस टेम्परेचर पे ये फ्यूज होगा वही तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम इसका है। मैग्नीशिया की बात करें तो ये टिंट येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। इनका काम क्या है, एक तो ये टिंट येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ये यूनिफॉर्म शेप में भी हेल्प करते हैं। वहीं पे अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए, एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए तो ये हमारा डिके क्रॉस करता है, जो हमारा ये है डिके क्रॉस करता है। और मैग्नीशिया अगर हमारा है तो टिंट येलो कलर प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, जो श्रिंकेज देखने को मिलती है हमारे ब्रिक्स के कंपोजिशन में उसको रिड्यूस करता है। लेकिन अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये डिके डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा मैग्नीशिया। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो एक तो ये आयरन कलर मतलब सॉरी रेड कलर को प्रोवाइड करता है, आयरन ऑक्साइड हमारा रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अबिट स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाए, अगर ये अपने पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसमें, तो आपको एक ब्लैकिश या फिर ब्लूइश कलर की मतलब डार्क ब्लैक कलर की या फिर ब्लूइश कलर की, ब्लैकिश कलर की या ब्लूइश कलर की आपको ब्रिक देखने को मिलेगी। वेल लेकिन अगर वो ऑप्टिमम अमाउंट में है जो, तो फिर वो आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। वहीं पे लाइम की बात करें तो लाइम हमारा कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए, मैग्नीशिया हमारा लेस देन 1% प्रेजेंट होना चाहिए, 1% से ज़्यादा, 1-2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 5 से 7% के बीच में होती है इसकी वैल्यू, 5 से 7% के बीच में होनी चाहिए। वेल वहीं पे लाइम की बात करते हैं तो अगर लाइम की बात करें ब्रिक्स में तो 2 से 5% के बीच में होना चाहिए वैल्यू इसकी बाय वेट। ये सब हमारा बाय वेट चल रहा है, 2 से 5% के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सब अपने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में प्रेजेंट होने चाहिए, इनकी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो मैच करते हैं क्या कह रहा है कि सिलिका किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करते हैं तो सिलिका किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सिलिका की बात करें तो वो बोलता है कि इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी और प्रिवेंट श्रिंकेज। लाइम एल्यूमिना की बात करें तो वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ए के लिए तो 3 हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, रेंडर्स क्ले प्लास्टिक, तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना एल्यूमिना का काम है। लेकिन वो एक्सेस में हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है, शेप लॉस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिलिका की, तो सिलिका क्या करता है हमारा, श्रिंकेज से बचाता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शेप यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है, तो ये सब हमारे सिलिका का काम है, तो ए का हो जाएगा हमारा 1। वहीं पे अगर हम सी की बात करें लाइम की, तो लाइम हमारा क्या है, ये सिलिका के संग इन्फ्यूज होता है, बेसिकली ये फ्यूजिंग पॉइंट को लोअर करता है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 4, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजिंग पॉइंट, लोअर्स द फ्यूजिंग पॉइंट, एंड मैग्नीशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्ले टू सॉफ्टन एंड रिड्यूसिंग वार्पिंग। वही जो हमने श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, वार्पिंग को रिड्यूस करता है, ये हमारा मैग्नीशिया का काम था, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। सो ए बी सी डी, सो ए का है 1, बी का है हमारा 3, डी सी का है हमारा 4 एंड डी का है 2, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 मीन्स बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोर्स ग्रेन सॉइल, सिल्ट डिपॉजिट, क्ले डिपॉजिट एंड कंपोजिट सॉइल, तो इनकी बात कर रहा है, ये सी 2010 का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं जब वाटर में हम सेटलमेंट कराते हैं ग्रेन सॉइल्स की, जब सॉइल ग्रेन जो है हमारे वो अगर सेटलमेंट कर रहे हैं, तो जब हमारा वाटर और सिंगली सिंगली ग्रेन जब हमारे सेटल कर रहे होते हैं तो ये हमारे कौन से पार्टिकल है जो सिंगल ग्रेन सेटलमेंट देखने को मिलता है, तो वो है हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ए का तो हमारा सीधे सीधे 4 हो गया। कोर्स ग्रेन सॉइल में आपको बिल्कुल सिंगल सेटलमेंट देखने को मिलेगा, सिंगल ग्रेन ग्रेन सॉइल फॉर्म होता है। वेल वहीं पर अगर हम फ्लॉकुलेटेड की बात करें, फ्लॉकुलेटेड की बात करें तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, बेसिकली ये आपको फाइन पार्टिकल्स में देखने मिलेगा, लेकिन वो भी स्पेशली किसमें, क्ले डिपॉजिट में। तो फ्लॉकुलेटेड कौन से होते हैं, जो हमारे एज टू फेस, एज जो एज है, जैसे ये है मेरा, ये एज से लेके फेस से, जो हमारा हमारा फेस से जो एज है और फेस है जो वो कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फ्लॉक्यूलेटेड देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपको फाइन पार्टिकल्स में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा क्ले डिपॉजिट है, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा। वहीं पे सिल्ट डिपॉजिट में आपको क्या देखने को मिलेगा, हनीकॉम देखने को मिलेगा। हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या होता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, बीच में आपको ना
सेल के चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बीच में थोड़ा सा हॉलो सेल देखने को मिलेंगे, हॉलो शेप्स, हॉलो स्पेस देखने को मिलेगी। जो हॉलो स्पेस है वही हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहा है बेसिकली। ये आपको सिल्ट वाला, जो सिल्ट डिपॉजिट होता है, सिल्ट डिपॉजिट होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो बी का हो जाएगा हमारा 3, बी का हो जाएगा 3। तो कंपोजिट सॉइल जो है, लास्ट क्या बचा कंपोजिट सॉइल, उसमें आपको कोहेसिव मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। सो कंपोजिट सॉइल में आपको कोहेसिव मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 3 1 2 कोर्स ग्रेन सॉइल, आपको सिंगल ग्रेन सॉइल, जो सिंगल ग्रेन है उसमें कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो सिंगल 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 सेटल होते हैं। वेल वहीं पे अगर हम क्ले की बात करें तो फ्लॉक्यूलेटेड से मिलने को मिलता है देखने को, जिसमें हमारा एज टू फेस वो कंबाइन होते हैं। और हनीकॉम्ब हमारा सेल डिपॉजिट में देखने को मिलता है। कोहेसिव मैट्रिक्स हमारा कंपोजिट सॉइल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 में हमें आपको मेथड दे रखे हैं टेस्ट के, और वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, मतलब किस किस को मेजर करता है ये हमें बताना है। तो अगर किस किस को मेजर करता है इस चीज़ की बातें करें तो सबसे पहला है प्लेट लोड टेस्ट। तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं ये क्या कहते हैं। प्लेट लोड टेस्ट की बात करते हैं। अगर प्लेट लोड टेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली किसको फाइंड करता है, ये हमारे एक तो बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करता है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करता है, और जो हमारे पेवमेंट की थिकनेस होती है उसको भी फाइंड करने में काम आता है। तो पेवमेंट की थिकनेस और बियरिंग कैपेसिटी दोनों ही टेस्ट, दोनों ही वैल्यू का हमें पता करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट को की हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेट की साइज़ जो होती है, थोड़ा और हम समझते हुए चले अगर, तो अगर प्लेट की साइज़ की बात करें तो प्लेट की साइज़ जो है हमारी 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में कोई सी भी ले सकते हैं। 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में। वेल वहीं पे प्लेट की थिकनेस की बात करें, अगर हम थिकनेस की बात करें तो 25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। सो बेयरिंग कैपेसिटी जो है, बेयरिंग कैपेसिटी और जो हमारा पेवमेंट थिकनेस है वो हम पता करते हैं प्लेट लोड टेस्ट से। प्लेट लोड टेस्ट से अगर पता करते हैं तो ए का हमारा 2 हो गया, सीधे सीधे हमें दिख रहा है ए का 2 हो जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें वो पेवमेंट की थिकनेस ही पता करता है। प्लेट जो कि साइज है उसकी 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में होगी, और थिकनेस जो है हमारी 25 सेंटीमीटर के पास होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो हम वहाँ पर कुछ फॉर्म, जैसे हमने टेस्ट को परफॉर्म किया तो कुछ फॉर्मूले भी आते हैं हमारे, और जो हमारा डायग्राम है वो भी निकल के आता है। तो एक कर्व निकल के आता है जो कि लोड, जो लोड है हमारा लोड, या फिर आप कह सकते हो क्यू से जो हम शो करते हैं स्ट्रेस जो है, और जो सेटलमेंट, जो हमारा सेटलमेंट है, सेटलमेंट के बीच में बनता है। तो सेटलमेंट के बीच में बनता है तो लोड और सेटलमेंट के बीच में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जो हमारा डेंस सॉइल होता है, तो डेंस सॉइल में आपको एक कट देखने को मिलता है, क्लियर कट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारी क्ले होती है, जो क्ले होता है, अगर डेंस एंड के अलावा हम बात करें क्ले की, तो क्ले में आपको एक प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलेगा। कोई कट देखने को नहीं मिलता, मतलब क्लियर कट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ के बाद ये पहले थोड़ा सा सेटलमेंट डाउन हो रहा है फिर उसके बाद यहाँ से ड्रॉप करता है, नहीं, इसमें आपको प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है आपको। तो ये हमारा लोड और सेटलमेंट का कर्व होता है, इसकी वैल्यू से हम मेजर करते हैं। यहाँ से जो भी सेटलमेंट निकल के आती है, जो थ्योरेटिकल सेटलमेंट है जो हमारे इस कर्व से निकल के आई है, इसका एक जो ड्रॉबैक वो ये है कि जो यहाँ से सेटलमेंट निकल के आती है और जो हमारी फील्ड पे सेटलमेंट होती है वो थोड़ी इससे ज़्यादा होती है, मतलब हम जो थ्योरेटिकल मेजर करते हैं उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलता है फील्ड में। फिर यहीं पे हमें कुछ फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सेटलमेंट और बियरिंग, तो सेटलमेंट की बात करें और जो हमारा प्लेट की जो डायमेंशन उनके बीच के रिलेशन की बात करें, तो अगर क्ले की बात करते हैं, क्ले की बात करते हैं तो सेटलमेंट मान लो सेटलमेंट ऑफ प्लेट अपॉन सेटलमेंट ऑफ फुटिंग विल बी इक्वल्स टू द बेस ऑफ प्लेट। जो हमारा प्लेट है उसकी जो बेस है, जो हमारा डायमेंशन है वो, और जो हमारा फुटिंग है उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेल वहीं पे लेकिन हम सेंड की बात करें, सेंड के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो सेंड के लिए फॉर्मूला होता है एस पी अपॉन एस एफ, एस पी अपॉन एस एफ इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी एफ, बी पी अपॉन बी एफ। ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा बी एफ प्लस 0.3। अगर आप 0.3 ले रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है कि बी एफ और बी पी की वैल्यू, ये जो सब है ये हमारा जो बी एफ और बीपी की वैल्यू है ये हमारी मीटर में होनी चाहिए, मीटर में पुट करते हैं हम इसको बी एफ और अपन इसकी, और यहाँ पर हमारा होल स्क्वायर आता है, तो ये हमारा आता है होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्ले का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सैंड का फॉर्मूला हो गया, और आपको ये सेटलमेंट कर्व देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट है। प्लेट लोड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बियरिंग कैपेसिटी और हमारा पेवमेंट की थिकनेस को देखने के लिए हम करते हैं। वेल वहीं पर अगर हम पिक्नोमीटर टेस्ट की बात करते हैं तो पिक्नोमीटर टेस्ट का क्या काम है इसको समझते हैं हम थोड़ा सा।
सो पिक्नोमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम पिक्नोमीटर की बात करें तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं पिक्नोमीटर का। तो अगर पिक्नोमीटर की बात करें तो ये बेसिकली हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी को तो पता ही करता है और हमारा वाटर कंटेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम दो दो चीजें पता कर सकते हैं। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल हमारा जी होता है, और हम वाटर कंटेंट के बारे में पता कर सकते हैं, वाटर कंटेंट भी पता कर सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज अ रेशियो। वाटर कंटेंट क्या है? इट इज अ रेशियो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। तो सॉइल में कितना वाटर है इसका रेशियो, कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, ये हमारा वाटर कंटेंट होता है। हम पिक्नोमीटर के टेस्ट से वाटर कंटेंट भी पता कर सकते हैं। पिक्नोमेट्री की टेस्ट से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि कौन से तरीके की सॉइल के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज नॉट यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, इट इज यूज्ड फॉर कोहेजन लेस सॉइल। मी मेथड हमारा कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, हमारे पास चार तरीके की वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, W1 W2 W3 W4। तो हमारा ये एक तरीके का कौन है, ये हमारे जार है 1 लीटर का। जो हमारा जार होता है ये 1 लीटर का जार है। 1 लीटर का जार लेते हैं हम, जिसमें हमारी जो कोन है, जो उसका कैप है, जो कोन का कैप है वो हमारा कॉनिकल शेप का होता है। कॉनिकल शेप का हमारा कैप होता है, और कैप जो है वो किस मटेरियल का बना होता है? ब्रास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मटेरियल का, किसके मटेरियल का बना हुआ है? हमारा ब्रास का मटेरियल का बना हुआ है। ऊपर से अगर हम बात करें तो ये कॉनिकल शेप में होता है, कॉनिकल शेप की होती है। तो जो ऊपर का डायमीटर है उसकी डायमीटर कितनी होगी? 6 mm की डायमीटर होगी। तो ये सब वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 लीटर का जार है जिसमें कॉनिकल शेप का कैप है हमारा, और जो उसकी डायमीटर है वो 6 mm की है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्रास का बना हुआ होता है। अब सबसे पहली बात है W1 क्या है यूनिट। अगर हम W1 की बात करते हैं तो W1 क्या है हमारा, कि हमने बस खाली पिक्नोमीटर, जो पिक्नोमीटर का जो हमारा बॉटल है, हमने उसका वेट लिया है, तो वो W1 है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि W2 में ऐसा हमने क्या कर लिया, W2 में ऐसा क्या किया, तो W2 में हमने जब उसमें ड्राई सॉइल, तो पिक्नोमीटर का वेट तो हम ले ही चुके हैं, अब इसमें हमने ड्राई सॉइल भी ऐड कर दिया। तो अब W2 हमारा कौन सा वेट को शो करता है? W2 की अगर बात करें तो W2 कौन सा वेट शो कर रहा है? ये मेरा ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल प्लस पिक्नोमीटर का वेट विल बी इक्वल्स टू W2। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमने क्या किया, तो अब ये जो W2 है, जिसमें हमने पहले पिक्नोमीटर का वेट और ड्राई सॉइल का वेट लिया था, अब इसमें हमने वाटर भी फिल कर दिया। वाटर को भी हमने इसमें फिल कर दिया। तो वाटर भी फिल कर दिया। तो ये किसका वेट हो गया? हमारा पिक्नोमीटर का, प्लस हमारे ड्राई सॉइल का, प्लस हमारे वाटर का। तो ये मेरा क्या है? W3 यूनिट है। इसकी बात करें तो ये हमारा W3 है। W4 में क्या करते हैं, बस हम पिक्नोमीटर में पूरा वाटर से ही फिल करते हैं। ये मेरा W4 है। W4 में क्या होगा कि हमारा पिक्नोमीटर का वेट रहेगा और हमारा वाटर का वेट रहेगा इसमें। तो अब इसी के वैल्यू से, ये जो हमने पूरी बॉटल ली है, ये जो 4 बॉटल को फिल किया, इसकी हेल्प से हम वाटर कंटेंट भी निकालते हैं, और हम इसी की हेल्प से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू भी निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाटर कंटेंट का फॉर्मूले की बात करें। वाटर कंटेंट के फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं है, ऊपर आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, अगर हम बात करें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो ऐसे चलना है, W1 - W2, नीचे आ जाएंगे हम। तो W3 - W4, W3 - W4 जो अभी हमने लिए थे वही है W। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा G - 1/G, और हमारा फिर ये पूरे ब्रैकेट में हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और उसको 1 में -1 को माइनस कर देंगे इससे। तो वाटर कंटेंट क्या हो गया? W1 - W2, W3 - W4, G - 1/G। पूरी वैल्यू निकालने के बाद उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 1। वहीं पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए W1 - W2 यहाँ पर भी रहेगा, नीचे भी हमारा W2 - W1, ये जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है वो भी आएगा। फिर इसमें हम माइनस करेंगे W3 - W4, इन सबको माइनस करेंगे। ये वैल्यू, इससे हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें यहाँ से पता चला कि पिक्नोमीटर का टेस्ट है वो हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट के लिए पता किया जाता है। वहीं पे अगर हम कोर कटर टेस्ट की बात करते हैं, कोर कटर किस लिए किया जाता है, तो ये स्पेसिफिकली हमारे फील्ड डेंसिटी को निकालने के लिए किया जाता है, कि जो हम फील्ड में डेंसिटी जा रहे हैं, कि हमारी सॉइल सैचुरेटेड है, कि मॉइस्ट है, कि ड्राई है, कि बल्क कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में, किस चीज़ों में है। तो ये हमारा फील्ड डेंसिटी को काम करने के लिए, पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे मैकेनिकल सीव की बात करें तो सीव का काम क्या है? मैकेनिकल सीव की बात करते हैं तो सीव का काम आपको पता ही है। सीव का काम है कि पार्टिकल साइज को पता करना, तो पार्टिकल साइज को पता करने का काम हमारा सीव का काम है। वहीं पे अगर आप
आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैकेनिकल सीप, तो आपको क्ले की डायमेंशन बतानी है कि क्ले कितने तक हमारा, हम कहते हैं कि अभी ये जो डायमीटर है, अगर हमारी पार्टिकल्स की डायमीटर ये है तो वो क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, और जो ग्रेन है, इनकी डायमेंशंस को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा मैकेनिकल सीप हमारा ग्रेन साइज़ का पार्टिकल साइज़ एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, थर्ड। और इस पे हमने बहुत अच्छा ही लेक्चर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर पार्टिकल साइज़ एनालिसिस पे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उस पे किया गया है। तो इसका क्वेश्चन हो गया हमारा 2143, 2143। तो ए का 2143, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन विल बी द आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स के ऊपर है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और एक है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आप देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स में पूछ रहे हैं कि जब नेगेटिव होगा तब कैसी सॉइल होगी मेरी, जब जीरो होगा तब कैसी होगी, जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा 1 होगा तब क्या होगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा 1 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा। इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम देख लेते हैं, वैल्यू को समझते हुए चलते हैं। एक होता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक होता है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। तो जो हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए पढ़ते हैं, जस्ट उसका अपोजिट हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए होता है। तो अब अगर हम इनके बारे में जाने ऐसा क्यों होता है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम आईसी से शो करते हैं और लिक्विडिटी इंडेक्स को हम आईएल से शो करते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है, जो मेरा आईसी और आईएल का सम है, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो अगर मेरी आईसी की वैल्यू 0 है तो आईएल की वैल्यू 1। तो जो बिल्कुल अपोजिट चलता है, तो हम एक के बारे में समझ लेते हैं। तो आईसी की अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये क्या होता है, वाटर लिमिट एट लिक्विड, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल, नेचुरल कंडीशन में कितना वाटर कंटेंट है, अपॉन आईपी, दैट इज वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, इसका सम। इनका जो डिफरेंस है वही मेरा आईसी है। तो अब सबसे पहले बात वो बोल रहा है, सबसे पहली बात वो बोल रहा है कि आईसी हमारा अगर नेगेटिव हुआ तो, आईसी हमारा नेगेटिव हुआ तो हमारी सॉइल कैसी होगी। तो बस समझते हैं, आईसी मेरा नेगेटिव कब होगा, जब मेरे डब्ल्यू एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, डब्ल्यू एन की वैल्यू डब्ल्यू एल से भी ज़्यादा हो जाए, तो मेरा आईसी की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, आईसी की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलेगी। मतलब मेरी सॉइल क्या है, लिक्विड लिमिट में है, लिक्विड स्टेज पे पहुंच गई है, वो लिक्विड स्टेज पे पहुंच चुकी है। विल बिहेव्स लाइक, सोयल कैसे बिहेव करने लगी, सोयल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लिक्विड, क्योंकि वो डब्ल्यू एल की जो वैल्यू है, जो डब्ल्यू एल की वैल्यू है उससे भी ज़्यादा मेरा डब्ल्यू एल, मतलब लिक्विड की तरह बिहेव करने लगी। तो ए का हो जाएगा मेरा 4, ए का हो जाएगा मेरा 4। लेकिन वही जीरो कब होगा, ये वाली वैल्यू जीरो कब होगी, जब डब्ल्यू एन की वैल्यू डब्ल्यू एल के जस्ट बराबर हो जाएगी। तो आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आईसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब जस्ट एट लिक्विड स्टेज। तो कंसिस्टेंसी की लिमिट हमारी 0 कब होती है, जब वो हमारा लिक्विड स्टेज पे होगा। वेल, वहीं पे अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू वो 1 पूछ रहे हैं, 1 किस कंडीशन में होगी, जब इसकी वैल्यू मुझे 1 कब होगी, जब मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। जब न्यूमरेटर और मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मेरी कंसिस्टेंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंसिस्टेंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, कट जाएंगे दोनों, 1 हो जाएगा। मतलब क्या है, डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मेरी डब्ल्यू एन की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट पे पहुंच जानी चाहिए। तो द सॉइल विल बी एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, जब कंसिस्टेंसी लिमिट, मेरी कंसिस्टेंसी इंडेक्स मेरे जस्ट 1 है। तो सी का आंसर हो जाएगा मेरा, सी का हो जाएगा 1। तो बचा क्या, अब कंसिस्टेंसी लिमिट से भी ज़्यादा हो गया, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का 1 ग्रेटर, 1 से भी ज़्यादा ग्रेटर, तो सॉइल मेरी क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। मतलब लिक्विड लिमिट हमारा प्लास्टिक लिमिट से भी कम हो गया है। तभी तो वैल्यू कब होती है हमारी वैल्यू ग्रेटर, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो प्लास्टिक स्टेज से भी ज़्यादा मेरा वाटर कंटेंट हो गया, सॉरी उससे भी कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा सॉइल हमारी हो जाएगी स्टिफ। तो डी का हो जाएगा 3। सो इट विल बी ए बी सी डी, तो इट विल बी 4 2 1 एंड 3। वहीं पे अगर ये क्वेश्चन इन लिक्विडिटी इंडेक्स में देता तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते हम, क्योंकि जो जो वैल्यू आईसी के लिए वो अपोजिट वैल्यू हो जाती है हमारे आई के लिए, क्योंकि इनका सम हमारा 1 के इक्वल होता है। तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्ली पीक डिमांड, डेली पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड और ईयरली पीक डिमांड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेल, सबसे पहली बात, एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, तो जो हमारा पर कैपिटा पॉपुलेशन है उसको हम डे से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन डे कर देते हैं। मतलब हमने पूरी पॉपुलेशन निकाली, जो पॉपुलेशन है उनकी पर कैपिटा पॉपुलेशन की हमारी क्या डिमांड है, उसको जब हम डे से डिवाइड कर देते हैं तो वो मेरा एवरेज डिमांड हो गया, एवरेज निकाल लिया हमने, एवरेज डिमांड हो गया। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर बात करी जाए
या फिर डेली पीक डिमांड की बात करी जाए तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 1.8, मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड। इसी को मैंने परसेंटेज में चेंज कर लिया तो 180% ऑफ एवरेज डिमांड। तो बी का मेरा 1 हो गया, बी का 1 हो गया। वेल वहीं पे अगर हम आर्ली पीक डिमांड की बात करते हैं तो आर्ली पीक डिमांड बेसिकली क्या है, जो मेरा मैक्सिमम पीक डिमांड है, अगर मेरे को इसको एवरेज में चेंज करना है तो आर्ली पीक डिमांड क्या होता है, अगर हम समझना चाहें तो आर्ली पीक डिमांड क्या होता है। आर्ली पीक डिमांड की अगर हम बात करते हैं, आर्ली पीक डिमांड की बात की जाए तो आर्ली पीक डिमांड बेसिकली क्या है हमारा 1.8 टाइम्स है किसका, 1.8 टाइम्स है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड का, मैक्सिमम डेली डिमांड का 1.8 टाइम है। लेकिन मुझे इसे किस में चेंज करना है, इसे चेंज करना है मुझे एवरेज डेली डिमांड में, क्योंकि ये एवरेज डेली डिमांड में पूछ रहे हैं भाई, एवरेज डिमांड में पूछ रहे हैं। तो अब मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 1.5 और 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम, जो मेरा मैक्सिमम आर्ली पीक डिमांड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड के 2.7 टाइम है। तो और इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ, अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो 270 हो जाएगा। तो हार्डली पीक डिमांड क्या हो जाएगा हमारा 270%। तो 270% मतलब ए का क्या हो जाएगा मेरा 2। वेल वहीं पे मंथली पीक डिमांड की अगर बात करनी चाहे, मंथली पीक डिमांड की बात करनी चाहे तो हमारा क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, मंथली में देखने को मिलता है, मंथली में हमारा हो जाता है 1.28 टाइम्स, 1.28 टाइम्स। वेल 1.28 टाइम्स हमारा हो जाता है मंथली में, तो मंथली का हो जाएगा 128% ऑफ एवरेज पीक डिमांड, एवरेज डिमांड का 128% मतलब सी का 4। और ईयरली पीक डिमांड हमारा हो जाएगा 100%, ऑब्वियसली ईयरली की बात कर रहे हैं तो 100% हो जाएगा। सो 2143 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था जिसमें हम पूछते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारा हाईवे से रिलेटेड है, और यहाँ पे वो प्राइमरी सर्वे मैप और रीअलाइनमेंट ऑफ हाईवे और रिकॉन्सेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको समझते हुए चलते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्राइमरी सर्वे क्या होता है, तो प्राइमरी सर्वे का मतलब ही क्या है कि जो हम सबसे पहले कोई सर्वे करते हैं, प्राइमरी सर्वे का मतलब है जो सबसे पहले सर्वे किया जाता है और उसमें हम क्या डाटा कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी सर्वे में हम क्या कलेक्ट करेंगे, जो भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारी डिटेल हो गई, टोपोग्राफी की डिटेल हो गई, सॉइल का जैसे टोपोग्राफी के बारे में पता चल करेंगे हम, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पे ड्रेनेज कैसा है, वहाँ पे क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वहाँ पे उस एरिया की एलोकेशन जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है प्रोजेक्ट का, तो उसकी टोपोग्राफी के बारे में, हम ड्रेनेज के बारे में, वहाँ की सॉइल के बारे में कि किस तरीके की सॉइल है, ये सब के बारे में जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, जनरल फिजिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वही हमारा प्राइमरी सर्वे हो गया। वेल वहीं पे अगर हम मैप की बात करते हैं, मैप की अगर हम बात करें तो मैप में बेसिकली हम क्या करते हैं, मैप में हमने क्या किया कि हम ये देखते हैं, जैसे मैप है हमारे पास तो हमें मैप गिवन होता है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे टेम्पल है, तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्या क्या अवॉइड कर रखा है उन्होंने, वैली को अवॉइड कर रखा है, पॉन्ड्स को, लेक को, क्या क्या अवॉइड करते हुए चलना है। मैप क्या है, जितने भी वहाँ पर हमें एरिया जहाँ पे पहुँचना है उनकी चीज़ों को हमारा एक 2D में डिस्क्राइब करके रखता है, जो एरिया का डिज़ाइन है वो 2D में हमें डिस्क्राइब करके रखता है, जिसमें हम अवॉइड करते चलते हैं वैली, पॉन्ड्स, लेक, इन सबको। तो मैप का क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो इसका था हमारा 3, प्राइमरी का 3 और मैप का हमारा 4, क्योंकि ये बेसिकली हमें किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, एक तरीके का 2D डिज़ाइन है जिसमें हम स्टडी करते हैं और अवॉइड करते हुए चलते हैं वैली, पॉन्ड्स, रेलवे लाइंस और ये सब स्ट्रक्चर्स को। वेल वहीं पे अगर हम बात करें रीअलाइनमेंट से पता चला कि फिर से रीअलाइनमेंट मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हमारा पूरा हाईवे की जो अलाइनमेंट हमने किया उसमें फिर से इंप्रूवमेंट करने के लिए जो रीअलाइनमेंट करेंगे, मतलब तो इम्प्रूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज कॉल्ड रीअलाइनमेंट ऑफ सर्वे। सो सी का हो जाएगा हमारा 2। और वहीं पे अगर हम बात करें रिकनेसेंस की, अगर रिकनेसेंस की बात करें तो ये क्या करता है, डिजिटल फीचर्स जो हमारा मैप नहीं कर पाया, जो हमारा मैप में मतलब जो मैप में नहीं हमें दिखा, जो कि हमें मैप में अवेलेबल नहीं थी डाटा, उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम फिर से जो जाते हैं वहाँ पे हम जोग्राफिकल फीचर्स को फिर से कलेक्ट करते हैं, वही हमारा ये सर्वे होता है। इसमें क्या होता है कि हम ये पता करते हैं कि वहाँ पे आसपास में, अब मैप तो ये नहीं बताएगा ना कि आपके जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आपको कितने पास मिलेगा, या आपको लेबर और भी रिसोर्सेज हैं कि नहीं, जब प्रोजेक्ट के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये तो आपको वहाँ जाके पता करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिकनसेंस होता है, जो कि मैप में हमें डाटा मिल नहीं पाता, उसको हम करते हैं। तो कलेक्ट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया कि कहाँ पर हमें मिल जाएगा, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए हम इसको करते हैं। तो अगर हम बात करें तो डी का हो जाएगा हमारा 1। तो 3 4 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा ओसीएफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओसीएफ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है हमारा, नॉर्मल डेप्थ पूछ रहा है, ऑल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है और हमारा कंजुगेट डेप्थ पूछ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम समझते हुए चलते हैं और बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। अगर क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ और अल्टरनेट डेप्थ की बात करें तो एक डायग्राम को समझते हैं। एक डायग्राम है हमारा जिसमें हमने यहाँ पर हमने वाई मतलब डेप्थ को शो करेंगे, यहाँ पर हम वाई को शो करेंगे और यहाँ पर हम हमारा स्पेसिफिक एनर्जी शो करेंगे। यहाँ पर हम शो करेंगे अपना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेसिफिक एनर्जी को हम शो करेंगे, जिसको हम ई से भी शो करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी का हमारा सिंबल होता है ई। तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन होती है 45 डिग्री पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, ये स्ट्रेट लाइन होती है। और एक हमारा होता है यहाँ पर हाइपरबोला जैसा, हाइपरबोला जैसा। तो ये जो एरिया है हमारा ये तो अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसमें अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ये जो मेरा ई है ये मेरा एनर्जी की लाइन है, ये एनर्जी की लाइन है। तो ये जो मेरी है ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है। तो जिस डेप्थ पे मुझे ये मिनिमम एनर्जी मिलती है ये ई मिनिमम है, ई मिनिमम। जिस डेप्थ पे मुझे ये मिनिमम एनर्जी मिलती है ये मेरी क्रिटिकल डेप्थ होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्रिटिकल डेप्थ किससे रिलेटेड है? क्रिटिकल डेप्थ मेरी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात हमारा ए का ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ इज रिलेटेड विद मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। अब सपोज मुझे इस एनर्जी की बात करनी है, मैंने इस एनर्जी पे, ये वाली जो एनर्जी है इस पर मैंने एक लाइन खींच ली, इस पे एक लाइन खींच ली, तो मैंने यहाँ पर जो एनर्जी मिली है, ये जो ये एनर्जी है इस पे मैंने एक लाइन खींची, तो यहाँ पे मुझे 2 डेप्थ मिल रही है। तो ये मेरी एनर्जी की लाइन है, यहाँ पे मान लो मुझे कोई एक एनर्जी मिली है, तो इस एनर्जी पे मुझे 2 डेप्थ देखने को मिल रही है। एक डेप्थ है ये वाली, एक डेप्थ है ये वाली, एक डेप्थ है ये वाली और एक डेप्थ है ये वाली डेप्थ। तो ये जो डेप्थ है वो सेम एनर्जी पे मिल रही है। तो सेम एनर्जी पे जो मेरी सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी पे मान लो ये मैंने वैल्यू दे दी E1, तो सेम एनर्जी जो है मेरी E1 पे मेरे को 2 डेप्थ मिल रही है। 2 डेप्थ जो मिलती है ना, जो 2 डेप्थ एक सेम एनर्जी पे मिलती है, उसी को हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। ऑल्टरनेट डेप्थ क्या होती है? 2 पॉसिबल डेप्थ एट अ सेम स्पेसिफिक एनर्जी। तो जो सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे मुझे 2 डेप्थ मिल रहे हैं, जैसे इसको नाम दे दिया y1 और y2, तो ये मेरी हो जाती है ऑल्टरनेट डेप्थ। वहीं पे अगर मैं नॉर्मल डेप्थ की बात करूँ, नॉर्मल डेप्थ की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा स्लोप है, जो मेरा वाटर सरफेस का स्लोप है, जो मेरा चैनल बॉटम का स्लोप है वो जब सेम हो जाए, मतलब एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस नॉट, ये कौन सा कंडीशन में होता है? यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन में वो देखने को मिलता है। ये कंडीशन होती है हमारी यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन में। तो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जब मेरा वाटर का जो स्लोप है और जो चैनल का स्लोप है जब दोनों इक्वल हो जाता है तो मुझे कौन सी डेप्थ मिलती है? ये मिलती है मुझे यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में, और जो कि है हमारा नॉर्मल डेप्थ में देखने को मिलती है। मतलब बी का क्या हो जाएगा मेरा 4, बी का हो गया 4। ऑल्टरनेट डेप्थ कब मिलती है? जब सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे मुझे 2 डिफरेंट डेप्थ देखने को मिलती है, वो मेरा ऑल्टरनेट डेप्थ होता है। वेल वहीं पे कंजुगेट डेप्थ की बात करें, अगर कंजुगेट डेप्थ की बात की जाती है, इसको हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं, सीक्वेंट डेप्थ भी बोला जाता है। और बेसिकली जब हमारा स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है तो ऑल्टरनेट डेप्थ मिलता है, और जब स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है, कौन सा चीज़ सेम होती है? स्पेसिफिक फोर्स सेम होती है। जब फोर्स स्पेसिफिक फोर्स सेम होती है तो मुझे कंजुगेट डेप्थ मिलने को मिलती है, जिसे हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है, मतलब डी का हो जाएगा 1। तो आंसर विल बी 3 4 2 1, 3 4 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पिगमेंट दे रखा है पेंट में। अगर आपने हमारा पेंट का लेक्चर नहीं देखा, ये पूरा क्वेश्चन उसमें कवर किया है, इवन बहुत डीपली हमने कवर किया है, पेंट का लेक्चर बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। तो पेंट में बेसिकली पिगमेंट का काम क्या है? पिगमेंट का काम है जो हमारा सरफेस है उसको अच्छे से कवर करना, अच्छे से कवर करना, और एक एथिकल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करना। सबसे पहली बात तो जो हमारा सरफेस है जिस पे हमने पेंट की कवरिंग की है उस पेंट को कवर करना, नीचे जो भी है हमारा वो दिखे ना, एक सॉलिड हमारा ओपेक कवरिंग प्रोवाइड करना, और ऊपर से एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखाना, एक अपीयरेंस दिखाना। ये तो हमारे पिगमेंट का काम हो गया। वेल डिफरेंट डिफरेंट कलर, जो भी हमें कलर प्रोवाइड करना है उस तरीके के कलर के लिए हमें एक डिफरेंट कलर का पिगमेंट यूज़ किया जाता है। पिगमेंट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। पिगमेंट की अगर हम बात करें तो एक पिगमेंट होता है हमारा आर्टिफिशियल पिगमेंट होते हैं, और कुछ पिगमेंट हमारे नेचुरल होते हैं, कुछ पिगमेंट हमारे नेचुरल होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन से कलर को लिए ज़रूरत है। तो क्रोमियम, अगर क्रोमियम आ जाता है, जहाँ पे भी क्रोमियम वर्ड आएगा तो वो हमारा ग्रीन से रिलेटेड है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड इज रिलेटेड टू ग्रीन।
तो ये ग्रीन से रिलेटेड है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड मतलब कोबाल्ट ब्लू कलर को शो करता है, सो बी विल बी द डी ऑप्शन। बी का हो जाएगा हमारा डी, कोबाल्ट ऑक्साइड इज रिलेटेड विद ब्लू कलर। आयरन ऑक्साइड का तो आपको पता है जहाँ भी आयरन आ गया मतलब वो रेड कलर से इंडिकेट होता है, तो आयरन ऑक्साइड का हो जाएगा बी, रेड कलर, रेड कलर। वेल मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्लैक या फिर ब्राउन कलर को प्रोवाइड करता है, अंबर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर को प्रोवाइड करता है, वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसिव प्रेशर फॉर कोहेसिव सेल, एक्टिव प्रेशर फॉर कोहेसिव सेल, टोटल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कट और डेप्थ फॉर टेंसाइल क्रैक। तो इनकी वैल्यू निकालनी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो एक्टिव कंडीशन क्या होती है हमारी और पैसिव कंडीशन क्या होती है, और एक हमारी रेस्ट कंडीशन होती है, एक्टिव, रेस्ट और पैसिव। तो बेसिकली अगर हमारा बैकफिल होता है, एक बैकफिल होता है और एक हमारी वॉल होती है। तो अगर हम बैकफिल की बात करें, बैकफिल अगर हमारा अवे जा रहा है, अगर अवे कंडीशन है, बैकफिल हमारा अवे जा रहा है तो हमारी एक्टिव कंडीशन देखने को मिलेगी, और टूवर्ड्स आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है अगर हमारा बैकफिल वॉल से, तो हमारा टूवर्ड्स आ रहा है तो पैसिव कंडीशन देखने को मिलेगी। और कोई भी मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट है, तो हमारा रेस्ट कंडीशन ऑब्वियसली। तो अब इन कंडीशंस में हमें वैल्यू निकालनी होती है। इसमें जो हमारा के ए होता है, के ए होता है, एक इसमें होता है के पी, और एक होता है इसमें के नॉट। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, इनकी हेल्प से हम वैल्यू निकालते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि यहाँ पर सॉल्व करके आप इसको सॉल्व करो। तो अगर के ए की बात करें तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, के पी की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, और ये हमारा कोफिशिएंट एट रेस्ट होता है। तो के ए की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, के की बात करते हैं तो 1 - sin φ, ये फॉर्मूला होता है इसका, 1 - sin φ अपॉन 1 + sin φ। इसी का अपोजिट हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा कि 1 + sin φ अपॉन 1 - sin φ। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 - sin φ होता है। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 1 - म्यू नॉट, ये होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन म्यू 1 - म्यू नॉट। ये हमारा सब हमारा रेस्ट पे कंडीशन है। अगर एक और फॉर्मूले की बात करें तो के ए इंटू के पी, जो हमारा ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है और कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर है, इनका मल्टीपल, इनका जो मल्टीप्लाई होता है, इनका जो प्रोडक्ट है, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो अगर मुझे किसी एक की वैल्यू पता है तो मैं दूसरे की इजीली निकाल सकती हूँ। तो ये तो हमारा कुछ बेसिक डाटा हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अगर फॉर्मूला को समझना चाहें, एक तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए फॉर्मूला होता है, कोहेसिव के लिए होता है। तो हम कोहेसिव के लिए समझ लें, कोहेजन लेस में सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर एक्टिव कंडीशन में बात करें, एक्टिव कंडीशन में बात करें कोहेसिव सॉइल के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला है प्रेशर थ्योरी के लिए, जो प्रेशर प्रेशर निकालते हैं हम। तो ये हमारा रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर के फॉर्मूला है, अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला है, जिसको पीए से शो करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा के, जो अभी हमने देखा के गामा जेड -2c √के ए अगर कोहेजन लेस सॉइल की बात करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा, जो ये वाला पूरा टर्म है, ये हमारा 0 हो जाएगा अगर कोहेजन लेस सॉइल की बात करें। लेकिन हम कोहेसिव के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर पहला देखें तो वो बोल रहा है कि हमारा पहला तो पैसिव है, लेकिन हम दूसरा देख लेते हैं, एक्टिव प्रेशर फॉर कोहेसिव की बात कर रहा है। तो हमारा क्या है, माइनस का आ गया। तो के ए गामा जेड -2c √के ए। तो ये हमारा पहले वाले के लिए हो गया। सॉरी, दूसरे के लिए अगर हम देखना चाहें, वहीं पर अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। पैसिव के लिए क्या हो जाता है, पैसिव के लिए हो जाएगा हमारा प्लस में आएगा। पैसिव के लिए क्या हो जाएगा, के पी गामा जेड +2c √के पी। तो ये मेरा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस में, जो होता है प्लस वाला हो जाएगा मेरा इसके लिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करना चाहूँ तो 1 का हमारा ए हो गया। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो 2 का हमारा सी हो गया, 2 का हमारा सी हो गया। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वाला हमारा, सॉरी 2 का हमारा सी हो गया, मैंने 3 पे लिख दिया था, 2 का हमारा सी हो गया। अब हम बात करें अगर, तो टोटल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट बोल रहा है और डेप्थ फॉर टेंसाइल क्रैक बोल रहा है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं एक्टिव कंडीशन की, अगर एक्टिव कंडीशन की बात की जाए तो अगर मेरे को इसमें देखना है, डायग्राम देखना है, तो सबसे पहले z जैसे ये मेरी वॉल है और मुझे इसके लिए डिज़ाइन करना है, तो हमारा कुछ डायग्राम बनता है। तो जैसे ही मैंने z 0 पुट किया तो सबसे ऊपर वाली में तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, नेगेटिव में आ रही है। जैसे ही z 0 पुट किया तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी, ऊपर आएगी मेरी वैल्यू आएगी -2c √k।
के ए, ये माइनस का 2 से अंडर रूट के आएगा, माइनस है, इसका मतलब कहीं तो नेगेटिव होके ये पॉजिटिव में आएगा, कहीं तो नेगेटिव होके पॉजिटिव में आएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, कहीं तो नेगेटिव होके पॉजिटिव में आता है, तो यही वाली जो कंडीशन है, इस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, ये पी ए इज इक्वल टू जीरो, और पी ए इज इक्वल टू जीरो को पुट कर दो, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो मुझे ये जेड की वैल्यू निकल जाएगी। ये जेड की जो वैल्यू है, यही है मेरी वो जो डेप्थ फॉर टेंसाइल क्रैक, क्योंकि जीरो जीरो है, इसके बाद मुझे डेप्थ फॉर टेंसाइल टेंसाइल क्रैक मिल जाएगा इस वैल्यू पे, कि मतलब इसके नीचे मेरा ओके है, ये ऊपर तक जो हट जाएगा ये टेंसाइल क्रैक की डेप्थ मिल जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जीरो हो गया। पुट कर देते हो, जीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2c अंडर रूट के ए अपॉन के ए गामा, और ये देखो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा मेरा 2c अपॉन गामा अंडर रूट के ए। तो ये तो मेरी टेंसाइल क्रैक की वैल्यू हो गई, 2c अपॉन गामा अंडर रूट के ए, ये मेरी टेंसाइल क्रैक की वैल्यू हो गई, मतलब बी आ गया मेरा ये डेप्थ फॉर टेंसाइल क्रैक, बी आ गया मेरा फोर्थ का बी। और इसी का जो डबल होता है, इसी का जो डबल होता है उसको हम बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ, जो इसी में डबल कर देते हैं, इसी का डबल कर देंगे तो वो हो जाती है टोटल डेप्थ फॉर अनसपोर्टेड कट, टोटल डेप्थ फॉर अनसपोर्टेड कट, तो 3 का हमारा डी हो जाएगा, जो कि डबल करते ही क्या हो जाएगा, 4c अपॉन गामा अंडर रूट के ए, 4c अपॉन गामा अंडर रूट के ए। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। वेल, हमने डिफरेंट डिफरेंट मैचिंग देखे थे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द बॉर्डिश रूल फॉर बैलेंसिंग अ ट्रावर्स करेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड ऑन एनी साइड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रावर्स की, बात करते हैं। ट्रावर्स में बात करें तो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक हमारा होता है बॉर्डिच मेथड, एक होता है हमारा बॉर्डिच मेथड, और एक होता है हमारा ट्रावर्स मेथड, एक होता है हमारा ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट मेथड। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो बॉर्डिच मेथड कब यूज किया जाता है, बॉर्डिच मेथड तब यूज किया जाता है जब हम लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों को इक्वल प्रिसाइशन से लेते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट भी और हमारा एंगुलर मेजरमेंट में, एंगुलर मेजरमेंट दोनों को हम इक्वल प्रिसाइशन से लेते हैं, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट का जो एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा अंडर रूट एल से, लेंथ ऑफ अ लाइन। तो जो हमारी लेंथ है लाइन की उसके अंडर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेल, वहीं पे अगर एंगुलर मेजरमेंट की बात करें तो उसका जो एरर है वो हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एल से रिलेटेड करता है। मतलब जो एंगुलर मेजरमेंट होगी उसका जब हम बात करेंगे तो वो 1 अपॉन अंडर रूट एल, जो 1 अपॉन अंडर रूट एल है, एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ द लाइन, इससे हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिट मेथड की, तो ट्रांजिट मेथड तब सुटेबल है जब हम एंगुलर मेजरमेंट को ज़्यादा प्रिसाइज लेते हैं, जब इसमें हमारा एंगुलर मेजरमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है, जो एंगुलर मेजरमेंट की है हमने, वो मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है किससे, हमारे लीनियर मेजरमेंट की वैल्यू से। लीनियर मेजरमेंट की वैल्यू जो होती है उससे ज़्यादा प्रिसाइज हमने अगर लिया है तो वो हमारा ट्रांजिट मेथड हो जाएगा, ट्रांजिट मेथड हो जाएगा। वेल, वहीं पे अगर हम करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन हमारा कैसे शो किया जाता है, पर्टिकुलर लेंथ, जो हमारी लाइन की लेंथ है अपॉन जो सम है हमारा, टोटल सम है हमारी लेंथ की, जो हमारा पर्टिकुलर लाइन की लेंथ है अपॉन जो टोटल सम है, टोटल सम है जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल लाइंस, वो लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं हम सम ऑफ टोटल एरर से। तो जो जो भी अगर हम लैटिट्यूड में करेक्शन कर रहे हैं तो लैटिट्यूड के एरर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही सेम फॉर्मूला हम डिपार्चर के लिए लगाते हैं। अगर डिपार्चर के लिए कर रहे हैं तो सम ऑफ डिपार्चर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ डिपार्चर जो एरर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो प्लस नहीं होता, बिल्कुल गलत है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको देखने को मिलेगा कि एरर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लेंथ ऑफ दैट साइड पर्टिकुलर, और पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड क्या होता है, पेरीमीटर के बराबर होता है, तो लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर ऑफ दैट साइड मल्टीप्लाई बाय एरर ऑफ दैट साइड। तो ये हमारा हो गया कुछ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। वेल, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। इफ एन इज द नंबर ऑफ अ साइड ऑफ अ क्लोज टावर्स, तो कोई पर्टिकुलर टावर्स है जिसकी हमारी नंबर ऑफ साइड एन है, और वो बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। तो सबसे पहली बात, द फोर बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू द बैक बियरिंग प्लस माइनस 180। तो हमें पता है कि फोर बियरिंग और मतलब जो बैक बियरिंग है उसमें प्लस माइनस, वो बोल रहा है बैक बियरिंग जो है प्लस माइनस 180 करना पड़ेगा। तो अगर 180 से कम है वैल्यू तो 180 प्लस करते हैं, और 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस करते हैं, यही एक रिलेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द मेजर्ड
internal angle of a closed tower should be equal to 2n-4 into 90 डिग्री। तो भाई राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री, तो सही बात है बिल्कुल। 2n-4 2n-4 into 90 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ मेजर्ड फॉर इंटीरियर एंगल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि द सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू 2n+4, तो अगर माइनस है तो वो हमारा इंटीरियर होता है 2n+4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। यहाँ राइट एंगल लिखा है मतलब मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, तो एग्जैक्ट करेक्ट बात है। एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला यही हो जाता है किसी पॉलीगन के लिए या फिर किसी भी ट्रावर्स के लिए। पर लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सम ऑफ मेजर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्ड ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या जो सम है हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम वो हमेशा इक्वल होगा क्या हमारे मेजर जो इंटीरियर एंगल उनके सम के बराबर? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही इस स्टेटमेंट मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ बोर्डिच मेथड। जस्ट अभी बात की थी, एक हमने बोर्डिच मेथड को समझा था और एक हमने ट्रांजिट मेथड को समझा था। बोर्डिच मेथड में जो हमारा बोर्डिच मेथड की बात की थी इसमें लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट एल के मतलब लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड। और अभी हमने देखा था एंगुलर मेजरमेंट जो करेंगे वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/√L के, मतलब कि इट वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द साइड ऑफ द पर्टिकुलर लाइन। तो ये तो हमारा कुछ था। अब देख लेते हैं कि और ये बोर्डिच मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा ट्रांस मतलब जो लीनियर मेजरमेंट है और जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट दोनों ही इक्वल प्रिसाइशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पर ट्रांजिट मेथड में ऐसा नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट को मोर प्रिसाइसली कैलकुलेट करते हैं इन कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट। तो बोर्डिच मेथड के एजम्पशन को देखते हुए चलते हैं क्या बोल रहा है। एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट, बिल्कुल गलत बात है, ट्रांजिट मेथड का है। ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, ट्रांजिट मेथड के लिए ट्रू है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब वो बोल रहा है लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन एंगुलर मेजरमेंट, बिल्कुल गलत, ये भी सही नहीं है। दोनों ही इक्वली प्रिसाइज है, तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल बिल्कुल कट गए। अब पहला दूसरा कट गया तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट आर प्रोपोर्शनल टू रूट एल, बिल्कुल करेक्ट बात। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्शन जो गिवन है, करेक्शन जो है हमारा बेसिकली वो पूछ रहा है किसी भी लैटिट्यूड या डिपार्चर में करेक्शन किस साइड से निकालते हैं, तो टोटल एरर जो होता है हमारा लेंथ ऑफ पर्टिकुलर साइड, बिल्कुल सही बात है कि एल अपॉन सिग्मा ऑफ ट्रावर्स, हमने ये पूरा मल्टीप्लाई किया और डिपार्चर या फिर जो डिपार्चर और लैटिट्यूड होता है उनका भी जो समीशन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिपार्चर और लैटिट्यूड है उसके समीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर्थ और थर्ड हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक मैचिंग ही है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात कर रहे हैं, क्विक क्ले की बात कर रहे हैं। तो आपको याद हो तो अगर हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सेंसिटिविटी को समझा था। सबसे पहली बात, सेंसिटिविटी होती क्या है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो ये एक तरीके का रेशियो है जिसमें हम क्या करते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड अपॉन रिमोल्डेड के बारे में बात करते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड हमारा जो होता है सॉइल की जो अनडिस्टर्ब्ड कन्फाइंड प्रेशर है या फिर स्ट्रेंथ है अपॉन रिमोल्डेड, इसका रेशियो को हम सेंसिटिविटी बोलते थे। अब अगर वो 16 से ज़्यादा है तो वो क्विक क्ले हो जाएगा ऑब्वियसली, तो क्विक क्ले के लिए हमारा सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं पे अगर हम ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की बात करते हैं, ओसीआर की बात करते हैं, तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की बात करें तो जो पास्ट में हमारे सॉइल के ऊपर जो प्रेशर लगा है, जो पास्ट में सॉइल के ऊपर प्रेशर लगा है अपॉन जो भी प्रेजेंट में सॉइल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, इसके रेशियो को ही हम ओवर कंसोलिडेशन रेशियो बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की, अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करें तो ओसीआर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगी। लेकिन अगर ओसीआर की वैल्यू हमारी 1 या फिर 1 से कम, 1 या फिर 1 से कम, 1 या फिर 1 से कम अगर आएगी, 1 या 1 से कम आएगी तो वो मेरी नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है। तो ये तो मेरा 1 का एस हो जाएगा, 1 का हमारा एस हो गया। क्विक क्ले का सेंसिटिविटी हो गया, ये हो गया हमारा 1 का एस। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमने क्ले में बात की थी, क्ले होता है हमारा सबसे पहली बात, क्ले को समझने के लिए क्ले और सिल्ट होगा तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए लाइन से डिफाइन करते
करते थे अगर आपको याद हो, ए लाइन से डिफाइन करते थे तो ए लाइन की इक्वेशन होती थी 0.73 WL लिक्विड लिमिट -20। अगर हमने आईपी, इससे क्या मिलती थी, हमारी आईपी की वैल्यू मिलती थी। एक हम सॉइल की आईपी निकालते थे और एक हम अपनी ए लाइन की वैल्यू निकालते थे। अगर ए लाइन से ऊपर तुम्हारी आईपी आ रही है सॉइल की तो वो क्या हो जाएगा, क्ले में कंसीडर करेंगे, लेकिन ए लाइन से अगर नीचे आ रही है तो वो किस में आएगा, हमारा सिल्ट में कंसीडर करेंगे। अब इसमें भी लेकिन 3 कैटेगरी थी कि हाई प्लास्टिक है या फिर इंटरमीडिएट है या फिर लो है। तो ये किस पे डिपेंड करता था, हमारा वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता था। अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, वाटर लिमिट पे डिपेंड करता था। अगर वाटर लिमिट मेरा 35% से कम है तो 35% से कम है तो मेरा लो कंप्रेसिबल है या लो प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगी। पर अगर मेरी 35% से लेके, सॉरी, अगर 35% से लेके हमारा 50% के बीच में है, अगर ये मेरी लिक्विड लिमिट जो थी वो 35% से लिक्विड 50% के बीच में, तो ये मेरा इंटरमीडिएट केस देखने को मिल रहा था। वेल वहीं पे अगर हम WL की बात करते हैं, WL की बात 50% से भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारा हाई प्लास्टिसिटी या फिर हाई कंप्रेसिबल केस में देखने को मिल रहा था। तो यही वो बोल रहा है कि प्लास्टिसिटी जो क्ले है, प्लास्टिसिटी उसकी हाई है तो वो हमारा लिक्विड लिमिट किससे हो जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका संग हो गया। और सैंड इन क्रिटिकल स्टेट में हमारा डायलेशन एंगल 0 होता है। अगर लेस देन होगा तो क्रिटिकल स्टेट में नहीं होगा, और ग्रेटर देन होगा तो भी क्रिटिकल स्टेट में नहीं होगा। डायलेशन एंगल इक्वल्स टू 0 होगा तो सैंड हमारा क्रिटिकल स्टेट में होता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स, तो पाइल्स का नंबर हमें दे रखा है 9। वेल वहीं पे वो बोल रहा है लेंथ हमारी 12 mm होगी तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 मीटर, और हमारा डायमीटर होगा हमारा, डायमीटर की वैल्यू है 250 mm, 250 mm हमारी डायमीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। अब ये एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि 100 मतलब सी की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 100 कोहेजन की वैल्यू मेरे को 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग बियरिंग एट द टिप ऑफ द पाइल्स, मतलब बस मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू लेके चलना है। एंड द एडहेशन फैक्टर इज 0.9, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.9। अल्टीमेट कैपेसिटी फॉर ऑल पाइल्स इन इंडिविजुअल एक्शन, मतलब ग्रुप के एक्शन में नहीं निकालना है, इंडिविजुअल एक्शन में निकालना है। तो किसी एक पाइल का निकाल लेते हैं और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पाइल हमारा 9 है। तो सबसे पहली बात, अल्टीमेट प्रेशर जो अल्टीमेट हमारा होता है कैपेसिटी, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, 9C इंटू ए ई बी क्या है मेरा, एंड बियरिंग प्लस अल्फा सी और ASF मतलब मेरा साइड फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू तो पूरी पूरी जीरो हो गई क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नेग्लेक्टिंग द बियरिंग ऑफ द एट द टिप ऑफ द पाइल। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मेरी 0.9 है, सी की वैल्यू मेरी 30 है, और मेरा ये पाइल इस तरीके से दे रखा है। पाइल अगर इस तरीके से दे रखा है तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई DL, पाई की वैल्यू मेरी 22/7 है, मैं डायरेक्ट 22/7 पुट करते हैं। वेल वहीं पे 22/7 है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेके चलेंगे। जिनके पास कैलसी, जिस एग्जाम में कैलसी की जरूरत है वो तो बिल्कुल मतलब कैलसी से शो कर सॉल्व करें, लेकिन बिना कैलसी से कैसे अप्रॉक्सीमेट लेके सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगी। पाई DL, तो ASF की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई DL, तो पाई हो गया हमारा 22/7, डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे 250/1000 क्योंकि वो मीटर में चेंज करना है। वेल वहीं पे अगर हम एल की बात करते हैं तो वो 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल करते हैं, तो अगर हम कैंसिल करें तो इसकी वैल्यू देखिए 0.9 से 0 कैंसिल, ये बिल्कुल 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 0.9 से ये 0 कैंसिल। अब अगर हम बात करें तो 21 मान लेते हैं, 22 को हम 21 ही मान लेते, तो 7 से पूरा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 25 से 100 4 टाइम्स, 4 से 12 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 और फिर 3 और 3, तो 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आ गया। अब ये तो मेरा एक पाइल का है, मेरे को ऐसे कितनी पाइल के लिए निकालना है, 9 पाइल्स के लिए निकालना है। तो पहले इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 पाइल के लिए आएगा, तो 993 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 3 और 243 किलो न्यूटन, ये कितने पाइल के लिए, 1 पाइल के लिए। ऐसे हमारे पास 9 पाइल है तो 243 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 2 कैरी 27 36 37 38 38 एंड 3 कैरी एंड 18 19 20 21, तो 2187 किलो न्यूटन आ रहा है मेरा एक अप्रॉक्सीमेट। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट मेरी वैल्यू आ रही है, कैपेसिटी आ रही है मेरी पाइल्स की जो कि 21 है, तो मतलब 20 से तो ज़्यादा आ गया और 22 के आसपास आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा, क्योंकि 2187 आ रहा है तो कहीं से भी अप्रॉक्सीमेट करने से 20 के पास तो जाएगा नहीं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। वेल अगर आपको
लेक्चर बहुत मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।